दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज से मैं एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। जी हाँ, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये एक बुक का कवर है। यूथ कंपटीशन टाइम्स वाली बुक है 2022-23 की, जिन्होंने एजुकेशन और बीएड से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई थी अभी यूपीएचईएससी द्वारा, विज्ञापन संख्या 51, उसका अगर फॉर्म भरा है तो उनके लिए बुक बहुत अच्छी है। और उसके साथ साथ जो वैकेंसी आती हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ये लिखा है, इसके साथ साथ जीआईसी, इसके साथ साथ डाइट के प्रवक्ता के लिए, इसके साथ साथ बीईओ, इन सब की वैकेंसी के लिए जो इसमें पेपर दिए हुए हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, शिक्षा शास्त्र और बीएड, और ये सारे जो देखिए ये सॉल्व पेपर हैं इसमें दिए हुए, ये सारे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और मैं आपको प्रतिदिन 30 क्वेश्चन के लगभग लेके आऊँगी। और ये बहुत अच्छी बुक है क्योंकि मैं भी इससे खुद भी पढ़ाई कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कि पहला कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी सीरीज़ करने वाले हैं, कौन सा जो है पेपर करने वाले हैं, उसके बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रवक्ता चयन परीक्षा 2021 में जो हुई थी शिक्षा शास्त्री एजुकेशन की, पीजीटी की, उसका पेपर हम यहाँ पर हल करेंगे पूरी व्याख्या सहित। यहाँ पे देखिए ये हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि वैसे तो अगर हम पढ़ते हैं तो थोड़ी ये रहता है कि आज पढ़ लिया कल पढ़ लिया, लेकिन जब ये सीरीज़ चलेगी तो हमारा डेली का रूटीन हो जाएगा। डेली हम 30-35 क्वेश्चन करेंगे। तो जब भी ये यूपीएचईएससी या पीजीटी टी की जो परीक्षा होगी, जिन्होंने शिक्षा शास्त्र से फॉर्म भरा होगा एजुकेशन से या बीएड वाले शिक्षक के लिए, उनके लिए तब तक काफ़ी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दिया है। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हु सेड दैट गॉड इज़ बोथ द लॉ एंड लॉ गिवर। किसने कहा कि ईश्वर दोनों है, कानून और कानून देने वाला। तो इसका उत्तर है सी, महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी। अब इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल में क्या है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे डिटेल दिया है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ईश्वर दोनों हैं, कानून देने वाला और कानून खुद में भी ईश्वर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको एक प्रश्न तैयार हो गया। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आप लोगों ने पढ़ाई होगा आदर्शवाद और अस्तित्ववाद, ये सब पढ़ाई होगा। तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन है कि आइडियलिज्म एम्फेसाइजेज द मोस्ट ऑन। आदर्शवाद का मुख्य जोर किस चीज़ पर है? तो आदर्शवाद का जो मुख्य जोर होता है वो होता है एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों पर। आदर्शवाद जो है, आदर्शवाद जो वो होता है, तो वो हमारी आत्मानुभूति है, आध्यात्मिक उन्नति है, इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देता है, सांस्कृतिक विकास पर। ये देखिए इसकी पूरी विस्तृत जानकारी यहाँ पे दी है। इसका उत्तर आपको दिख रहा होगा कि एम ऑफ एजुकेशन है, आंसर ए है। आदर्शवाद का मुख्य जोर शिक्षा के उद्देश्यों पर है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना है, आत्मानुभूति है, आध्यात्मिक उन्नति है, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना है, और विकास आध्यात्मिक मूल्यों की जो है प्राप्ति करना है। हमें अपने आध्यात्मिक मूल्यों को नहीं छोड़ना है। आदर्शवाद का ये उद्देश्य होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो है तीसरा प्रश्न हमारा। Who proposed the product movement theory of the coefficient of correlation? सहसंबंध गुणांक की प्रोडक्ट मूवमेंट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों, इसका उत्तर है पियर्सन। इसका उत्तर यहाँ पे ये देखिए बी लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा है। इसका उत्तर है पियर्सन ने ये प्रोडक्ट मूवमेंट विधि सहसंबंध गुणांक की जो थी इसको दिया था। ठीक है, प्रतिपादित किया था। इसके बारे में ये देखिए पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है ये। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं पूरा। ये जो सहसंबंध विधि है, गुणन आघूर्ण सहसंबंध विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने किया था।
इसलिए इसे पियर्सन सहसंबंध गुणांक भी कहते हैं, याद रखिएगा। दो चरों के बीच सहसंबंध कितना मजबूत है, ये ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह डेटा को दो सेटों के बीच रैखिक संबंध को दर्शाता है। आपने देखा होगा ऐसे करके यहाँ पे 0 होता है, फिर यहाँ से माइनस और प्लस का वो साइन चलता है, यहाँ +1 है तो इधर -1 होगा। इस तरह से सहसंबंध चलता है कि आपका पॉजिटिव सहसंबंध है, नेगेटिव है, ये आपने सबने डिटेल में पढ़ा होगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सहसंबंध द्वारा विभिन्न श्रेणियों के चर मूल्यों के मध्य रेखीय सहसंबंध को मापा जाता है। इसमें पूरा लिखा हुआ है, ये देखिए पूरा आ गया कि अगर सहसंबंध पॉजिटिव में हो तो धनात्मक सहसंबंध कहलाता है और अगर नेगेटिव है तो वो ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। तो इस तरह से ये सहसंबंध का पूरा दिया है। पियर्सन ने प्रोडक्ट मूवमेंट विधि दी थी, इस चीज़ को याद रखिएगा, कार्ल पियर्सन ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वी कैन कॉल महात्मा गांधी एन आइडियलिस्ट बिकॉज। हम महात्मा गांधी को आदर्शवादी कह सकते हैं क्योंकि, क्यों कह सकते हैं भाई महात्मा गांधी को हम आदर्शवादी? क्योंकि वो किस पे विश्वास करते थे? तो वो विश्वास करते थे, यहाँ पे ये दो इसके ऑप्शन लिखे हैं कि उनके विचार में शिक्षा का अर्थ सर्वोत्तम को बाहर लाना है। वे शिक्षा को सामाजिक क्रांति के साधन के रूप में देखते थे। और इसके यहाँ पे फिर तीसरा और चौथा ऑप्शन ये है, ही बिलीव द ट्रूथ इज़ अनलिमिटेड अल्टीमेट वैल्यू। वे मानते थे कि सत्य परम मूल्य है, वो तो ये चीज़ है खैर। तो इसका आंसर सी ही होना चाहिए दोस्तों, कि वो ये मानते थे कि जो ट्रुथ है वो अल्टीमेट वैल्यू है। और फिर चौथा ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं, और यहाँ पे ये लिखा हुआ भी आंसर सी। हम महात्मा गांधी को आदर्शवाद कह सकते हैं क्योंकि वो सत्य को परम मूल मानते थे। और अभी आदर्शवाद से संबंधित जो क्वेश्चन आया था उसमें भी ये लिखा था कि आत्मानुभूति करना, आध्यात्मिक उन्नति करना, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, उसका विकास करना, अपने आध्यात्मिक मूल्यों को जो है उसको बना कर रखना। तो इसलिए हम इन आदर्शवादी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन 5 पे आते हैं। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस इन द ह्यूमन बीइंग रिलेटेड टू। मनुष्यों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के निर्धारक तत्वों का संबंध है। तो क्या संबंध है? तो यहाँ पे ये देखिए, ये इसके ऑप्शन है। यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ, केवल उनकी आनुवांशिकता के अंतर से, या केवल उनके वातावरण में अंतर से, उनकी आनुवांशिकता और वातावरण दोनों में अंतर से, आनुवांशिकता के कारकों और वातावरण के कारकों के बीच अन्योन्य क्रिया, यानी कि एन इंटरेक्शन बिटवीन फैक्टर ऑफ हेरिडिटी एंड द फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसका उत्तर यही होना चाहिए डी, क्योंकि यहाँ पे जो कारक हैं आनुवांशिकता के वो और जो वातावरण के कारक हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वही व्यक्तिगत विभिन्नता का निर्धारण तत्वों का करता है। ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर भी डी है। मनुष्यों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के निर्धारक तत्वों का संबंध आनुवांशिकता के कारकों और वातावरण के कारकों के बीच इंटरेक्शन यानी कि अन्योन्य क्रिया से है। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। हेरिडिटी वाली बात जो है वो है इसमें। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 है, कोहलर डेवलप्ड। कोहलर ने क्या विकसित किया? कोहलर का तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप आंख बंद करके भी बता सकते हैं इसका आंसर, कि इनसाइट थ्योरी बताई थी, जिसे सूझ का सिद्धांत कहते हैं, और इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो पेंसिल्स है तो ये मैंने पढ़ा था तो वो लिख रखा है ये पुराना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये देखिए पूरा कोहलर का लिखा हुआ है। कोहलर का सिद्धांत, या इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसे सूझ का सिद्धांत, ये सब कहते हैं। इसके नाम याद कर लीजिएगा। ये सिद्धांत संज्ञानात्मक नियम पर आधारित है। कोहलर के इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। सूझ के इस सिद्धांत द्वारा व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति को अपनी समझ के द्वारा सीख लेता है, यानी कि आपकी अंतर्दृष्टि से आप कितना सीख रहे हैं, ठीक है। कठिन से कठिन कार्य भी संपूर्ण कर लेता है। कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया। ये क्वेश्चन भी आता है कि किस पर किया और उस चिंपैंजी का नाम क्या था। तो यहाँ पर ये कोहलर ने विशेषताएं बताई हैं, 4 विशेषताएं हैं। ये देखिए, सीखने की शुरुआत संज्ञानात्मक होती है। सीखना धीरे धीरे ना होकर एकदम अचानक से हो जाता है। इस प्रक्रिया में सूझ अचानक से आती है और इस सिद्धांत द्वारा व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक शक्तियों के द्वारा समस्या का हल कर लेता है। मतलब तभी उसे का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, मतलब एकदम ज्ञान आ जाना, ये इन्होंने कहा है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये कितने अभी क्वेश्चन हो गए हमारे 6। आगे बढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 7वें क्वेश्चन पे हैं। व्हाट इज़ फ्लैश बल्ब मेमोरीज? फ्लैश बल्ब स्मृति क्या है? ये थोड़ा सा ब्लर हो गया पेज जब मैंने स्कैन किया था।
तो इस पे ध्यान मत दीजिए, बस हमें क्वेश्चन आंसर पढ़ने से मतलब है। फ्लैश बल्ब स्मृति क्या है? व्हेन वन कैन रिमेंबर विविडली, जब स्पष्ट स्मरण किया जा सके। दूसरा है जब दीर्घ समय तक याद किया जा सके। प्रथम साक्ष्य का स्मरण किया जा सके, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, यहाँ पे आपको आंसर भी दिख रहा है ये। तो ये देखिए, जो फ्लैश बल्ब स्मृति है उस क्षण और परिस्थिति का एक अत्यधिक विस्तृत, असाधारण रूप से ज्वलंत स्नैपशॉट है, ठीक है, जिसमें आश्चर्यजनक और परिणामी समाचार का एक टुकड़ा सीखा गया था। फ्लैश बल्ब स्मृति एक प्रकार की आत्मकथात्मक स्मृति है। फ्लैश बल्ब स्मृति वह स्मृति है जब स्मृति को स्पष्ट स्मरण किया जा सके, जब दीर्घ समय तक याद किया जा सके और प्रथम साक्ष्य का स्मरण किया जा सके। मतलब आपको कोई चीज़, स्मरण का मतलब क्या है? स्मरण का मतलब यहाँ पे आपको पता ही है कि जो हमारे यहाँ पे बात हो रही है मेमोरी की, तो कोई ऐसी मेमोरी जो एकदम हमें याद हो, पूरी तरह से याद हो, जिसका पहला साक्ष्य भी याद हो और स्पष्ट स्मरण हो जिसका, है ना। तो यहाँ पे ये बात है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी फैक्टर्स डिड कैटल यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पर्सनालिटी? कैटल ने व्यक्तित्व के मापन के लिए कितने कारकों का प्रयोग किया था? तो यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है, 16 कारक थे, याद रखिएगा। तो ये कैटल के कारक पूछ लिए जाते हैं। कितने कारक थे दोस्तों? 16 कारक थे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये लिखा है 16 कारक थे। 16 PF, जिन्हें हम कहते हैं ये पर्सनालिटी फैक्टर, P फॉर पर्सनालिटी, F फॉर फैक्टर, सामान्य व्यक्तित्व के एक माप प्रदान करता है। व्यक्तित्व विशेषताओं को यहाँ पे 16 कारकों द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत करता है। उसके फैक्टर थे। अगला क्वेश्चन है ये, हु इज़ द फाउंडर ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आप लोगों को याद भी होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं इसका आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर जी विश्व भारती विश्वविद्यालय के जो हैं वो फाउंडर हैं। ये क्वेश्चन आता भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ज़्यादातर मैंने देखा है कि परीक्षाओं में अभी में जब ये सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, विश्व भारती के जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी। इसकी दिनांक याद रखिए, 23 दिसंबर 1921 में की थी। ये क्वेश्चन आता है पश्चिम बंगाल में के शांति निकेतन नगर में की थी। ये भी आता है कौन से नगर में की थी। तो 23 दिसंबर 1921 को रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है भारत का, ठीक है, और इसमें ग्रेजुएशन और PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कराया जाता है। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TLC? TLC का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा TLC का पूर्ण रूप क्या है, टोटल लिटरेसी कैंपेन, ठीक है, टोटल लिटरेसी कैंपेन इसका उत्तर है यहाँ पे। वैसे तो बहुत सारे दिए हुए हैं, देखिए, टाइम बाउंड लर्निंग कोर्स, टोटल लर्निंग करिकुलम, इसके साथ साथ ट्रेनिंग लर्निंग कैंपेन। तो ये कैंपेन से कंफ्यूज रहेंगे नहीं, टोटल से याद रखिए, ठीक है। TLC टोटल लिटरेसी कैंपेन, ठीक है, पूरी तरह से लिटरेसी कैंपेन वाला ये है। तो यहाँ पे ये कि वयस्क लोगों को भी पढ़ाने से मतलब है, इसमें ये TLC का पूर्ण रूप टोटल लिटरेसी कैंपेन से है, यानी कि संपूर्ण साक्षरता से ना। टोटल माने संपूर्ण और लिटरेसी माने साक्षरता। संपूर्ण साक्षरता अभियान, ये टोटल लिटरेसी कैंपेन भारत में वयस्क निरक्षरता के उन्मूलन के लिए एक प्रमुख रणनीति है। ये दृष्टिकोण एक शक्तिशाली और व्यवहार मॉडल है जो भारत में साक्षरता परिदृश्य को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने में सहायता करता है। इसके साथ आपको बता दूं, एक नया जो है स्कीम चली है, इसमें न्यू इंडिया लिटरेसी स्कीम करके कुछ है शायद। मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ी है, इसको आप देखिएगा। न्यू इंडिया लिटरेसी, आगे कुछ है, 4 अक्षरों का इसका फुल फॉर्म है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। जी हाँ, ये देखिए, NILP वीडियो है, आप जाके देखिएगा चैनल पर। ये चला है इसी से संबंधित जो संपूर्ण साक्षरता अभियान है। इसमें भी 15 वर्ष से प्लस जो बड़े बच्चे हैं जो साक्षर नहीं हैं, मतलब किसी एक भाषा को लिख और पढ़ समझ के साथ नहीं पाते हैं, उन्हें ये लोग साक्षर नहीं मानते हैं, तो उनको इतना साक्षर करने के लिए ये प्रोग्राम चला है। इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में TLC के एक जगह पे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, देखिए, आपको दिख रहा होगा ये, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ML? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन। तो ML के जो ऑथर हैं, लेखक हैं, वो कौन है? सबको पता है, ML के लेखक
रूसो हैं। कौन है? रूसो। एमिल जो है रूसो द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक मनुष्य की प्रकृति पर रचित एक ग्रंथ है। मनुष्य की प्रकृति कैसी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एमिल किसके ऊपर लिखी गई है? तो मनुष्य की प्रकृति पर, जो इसे अपने सभी लेखन का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में मानते थे। ये पुस्तक 1762 ईस्वी में सबसे पहली बार प्रकाशित हुई थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। और इसके साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि व्यवहारवाद के पिता कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ व्यवहारिज्म? ठीक है, तो व्यवहारवाद के फादर कौन है? तो जी हाँ, व्यवहारवाद के जो फादर हैं वो हैं J.B. वॉटसन। J.B. वॉटसन जो है वो व्यवहारवाद के फादर हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पर ये देखिए पूरा इनका डिटेल में लिखा हुआ है कि व्यवहारवाद के जो पिता हैं वो J.B. वॉटसन हैं। वॉटसन ने व्यवहारवाद के माध्यम से मनोविज्ञान में क्रांतिकारी विचार रखे। वॉटसन का मत था कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन या अनुभूति पर नहीं हो सकती। इस प्रकार के व्यवहार का परीक्षण नहीं किया जा सकता। उनका मत था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये भी लाइन आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है? तो व्यवहारवाद से संबंधित है तो J.B. वॉटसन ने। व्यवहार का परीक्षण भी किया जा सकता है तथा मापा जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वेयर वॉज फर्स्ट सत्याग्रह? फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट इंग्लिश रूल। अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो जी हाँ, इसका उत्तर है चंपारण, बिहार में। ये आपको पता होगा, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। किस वजह से किया गया था? नील की जो खेती से संबंधित था वो था। उसमें हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण, बिहार में शुरू हुआ था। ये आंदोलन किसानों की सहायता के लिए प्रारंभ किया गया था। चंपारण ज़िले में किसानों से क्या था, ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी और किसान इससे काफ़ी परेशान थे क्योंकि ज़मीन इससे ख़राब हो रही थी और ज़मीन का जो अधिक से अधिक भाग था उस पर ये खेती कराई जाती थी। और इसका आंदोलन का जो नेतृत्व था वो महात्मा गांधी जी ने किया था। उनका भी, तो ये इस तरह का ये बात कह सकते हैं। और उनका भी ये पहला आंदोलन था। उसके बाद दो और उनके आंदोलन थे, एक अहमदाबाद वाला था। तो आप लोगों को पता होगा, हिस्ट्री में ये, मॉडर्न हिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से, ये है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन गांधी जी से संबंधित है इसलिए आया। प्याजे से संबंधित देखिए क्वेश्चन आ गया। ये कौन सा? प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 2 से 7 वर्ष वाली है। ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने कितने प्रकार की अवस्थाएं बताई थी, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। और यहाँ पे देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। इस अवस्था में बाल स्वकेंद्रित व स्वार्थी ना होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। छोटा बच्चा होता है वो दूसरों से ज्ञान अर्जित करता है। बालक खेल, अनुकरण, चित्र और भाषा के माध्यम से वस्तुओं को सीखने और उनका संबंध आपस में स्थापित करने की कोशिश करता है। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी जीन प्याजे के पूरे इसके बारे में दे सकती हूँ, लेकिन ये है कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों, तो कभी किसी दिन पूरी वीडियो बना के मैं चैनल पे अपलोड कर दूँगी। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर दोस्तों, और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी 30 क्वेश्चन निपटा पाऊँ। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए ये लिखा है, ये फ्राइड की जो थ्योरी थी जिसमें इन्होंने 3 अपने ये पक्ष दिए थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पक्ष थे। एक ईड, और ये दूसरा ईगो, फिर तीसरा पराअहम, है ना, ये थे जिसे सुपर ईगो कहते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि मनो ऊर्जा का भंडार किसे कहा जाता है? तो इसे ईड को कहा जाता है। इसमें क्या है कि ईड जो होता है, हम अपनी जो वास्तविक प्रवृत्तियां हैं उनको दिखाते हैं, मतलब वो पता चलती हैं। अब जबकि ईगो में क्या होता है, हम जो इस समय दिखावा कर रहे हैं, नॉर्मल मनुष्य की तरह रहते हैं, वो आता है। और पराअहम में जो होता है, जो महापुरुष लोग होते हैं वो आते हैं। तो ये आपने पूरी थ्योरी यहाँ पे पढ़ी होगी। तो इसके संबंध में यही है कि ईड मनो ऊर्जा का भंडार कहा जाता है। फ्राइड ने दी थी ये, मानव मन की संरचना और व्यक्तिगत व्यवहार की क्रियाओं के आधार पर इन्होंने कहा था ईड
ईगो और सुपर ईगो के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको पढ़ लीजिएगा। ईड मानव मन के इस पक्ष में व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व से संबंधित पाशविक प्रवृत्तियों और अनैतिक भावनाओं का संग्रह होता है। इसी के माध्यम से मानव इंद्रियों और जन सुखों की खोज करता है। ठीक है, जो हमारे अंदर अनैतिक भावनाएं हैं जिन्हें हम रोक के रखते हैं वो दिखती हैं ईड में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु बिलीव इन द थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के सिद्धांत में किसका विश्वास है? तो इसका उत्तर पेवलॉव। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है ये आंसर, तो इसका उत्तर क्या है? पेवलॉव। तो व्यवहारवाद के सिद्धांत में पेवलॉव का विश्वास है। ठीक है, याद रखिएगा। व्यवहारवाद के सिद्धांत में कौन विश्वास करता है? पेवलॉव करते हैं। व्यवहारवाद एक मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है। ये व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या और निष्कर्ष का आधार मानकर चलती है। व्यवहारवाद के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान से संबंधित प्रत्येक प्रकार की वैज्ञानिक सामग्री सम्मिलित है जो व्यवहार से संबंधित है। व्यवहारवाद तथ्यों में पर्यवेक्षण, वर्गीकरण, मापन के लिए अधिक शुद्ध प्रवृत्तियों के विकास पर बल देता है। व्यवहारवाद तथ्यों के जो हैं, इस दृष्टि से ये सांख्यिकी परिमाणात्मक सूत्रकरणों के उपयोग को वरीयता देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा पद विश्लेषण से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ए है विश्वसनीयता गुणांक। मतलब कौन सा पद विश्लेषण से संबंधित नहीं है? तो विश्वसनीयता गुणांक है, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। यहाँ पे देखिए पूरा इसका दिया हुआ है कि प्रश्नों के पदों की विशेषताओं को आंकिक दृष्टि से विश्लेषित करने की प्रक्रिया को पद विश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है, पद विश्लेषण के आधार पर प्रश्नों का चयन और प्रश्नों को स्वीकार और अस्वीकार किया जाता है। और पद विश्लेषण में 2 प्रकार की तकनीकी विशेषताओं की गणना की जाती है, कठिनाई सूचकांक और विभेदन सूचकांक। इस तरह से पूरा यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि जल्दी इसको ख़त्म किया जाए। और आज हम 20 क्वेश्चन ही मुझे लग रहा है कर पाएंगे। अगली वीडियो में मैं आगे बढ़ाऊँगी दोस्तों, आगे मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अधिगम स्थानांतरण में समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर है थॉर्नडाइक। क्या है इसका उत्तर? थॉर्नडाइक ने किया। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, अधिगम स्थानांतरों के समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। इसको याद रख लीजिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में तभी सहायक होता है जब दोनों विषयों के कुछ तत्वों में समानता होनी चाहिए। जब तत्व समान होंगे तभी एक दूसरे से जुड़े होंगे। विषयों में तत्वों की समानता जितनी अधिक होती है, अधिगम अंतरण की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि ठीक है, अगर तत्व समान होंगे तो हमारा अधिगम एक दूसरे से मैच करेगा। अगला क्वेश्चन आ गया, ये आपका स्टैटिक से संबंधित आ गया कि निम्नलिखित पद्धतियों में माध्यिका मीडियन पूछा है। मीन मीडियन मोड आपको पता ही होगा। तो मीडियन निकालने के 3 फार्मूले होते हैं। तो इसमें ये पूरा आंकड़ा दिया होता है, उससे पहले आप एक सीक्वेंस में लाएंगे, बिल्कुल छोटे से बड़े वाले पद में ये देखिए लेके जाएंगे। इनकी आंकड़ों की संख्या 10 है, जो ये संख्या 10 है। सम संख्या वाले के लिए फिर आपको सम संख्या वाला फार्मूला लगाना होगा, विषम वाले का विषम वाला पद का जो है वो छोटा फार्मूला होता है, ये बड़ा। ये पूरा फार्मूला लगाने के बाद जो नंबर है हमारे 10, उनको लगा के पूरा ये सॉल्व किया गया है। सॉल्व करने का जो नंबर आता है वो उसकी माध्यिका हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यिका इसकी 6 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने 20वें क्वेश्चन पे। और काफ़ी बड़ी वीडियो हो रही है तो मैं ही 20 क्वेश्चन तक ही रहने दूँगी। ये वो आ गया रोरशा वाला। रोरशा की प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अविकल्पित है? तो सी है अचेतन प्रयोजन से। ठीक है, अचेतन प्रयोजन से संबंधित है। रोरशा की प्रक्षेपी परीक्षण अचेतन प्रयोजन के मापन हेतु अविकल्पित है। रोरशा के प्रक्षेपी परीक्षण असाधारण व्यक्तियों के कष्टों को मालूम करने के लिए, ठीक है, और उनके वर्गीकरण करने के लिए। ये परीक्षण बच्चों के असामाजिक कार्यों के कारणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। और ये परीक्षण किसी व्यक्ति की संभावित बुद्धि दिखाने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ ये अध्यापक के मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक पक्षों के बारे में विस्तार सहित जानकारी देता है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन यहाँ पे हमने ये करे हैं। तो 20 क्वेश्चन ज़रूर आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ये आपको ज़रूरी निश्चित जितने भी एजुकेशन से
चाहे वो पीजीटी का फॉर्म भरा हो, चाहे उन्होंने यूपीएचसीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का बना हो, बीएड के लिए भरा हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलती हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। इससे आगे की सीरीज़ लेके आऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि इस बुक में जो भी पेपर्स दिए हुए हैं, सॉल्व पेपर सारे सॉल्व कराने की कोशिश करूँ। धन्यवाद दोस्तों।